भारत पे के को फाउंडर और पूर्व एमडी अशनीर ग्रोवर एक बार फिर से खबरों में हैं। नहीं, इस बार कोई विवाद या फसाद का मामला नहीं है। खबर है कि अशनीर जीरो पे नाम के एक ऐप के जरिए एक बार फिर से फिनटेक स्पेस में वापसी करने जा रहे हैं। जीरो पे की वेबसाइट के मुताबिक यहाँ मेडिकल खर्चों के लिए लोगों को 5 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। भारत पे से अलग होने के बाद थर्ड यूनिकॉर्न के अंदर उनका ये दूसरा वेंचर होगा। पहला वेंचर क्रिक पे था जो कुछ खास चला नहीं, इसलिए उनके जीरो पे पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। आज के खर्चा पानी में हम उनके इस नए वेंचर पर बात करेंगे, जानेंगे कि ये जीरो पे क्या है, किसके लिए है और काम कैसे करेगा। ये भी समझेंगे कि अशनीर ने नए वेंचर के लिए यही इंडस्ट्री क्यों चुनी है, यहाँ उनका मुकाबला किन कंपनियों से होगा। इसके साथ ही उनके पुराने वेंचर पर भी बात करेंगे, जानेंगे कि उनके पिछले वेंचर क्रिक पे का हाल खस्ता क्यों हुआ है। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द लल्लन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। एंटरप्रेन्योर अशनीर ग्रोवर थर्ड यूनिकॉर्न के अंदर अपना दूसरा वेंचर शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है जीरो पे। ये एक फिनटेक है जो मेडिकल फाइनेंसिंग फील्ड में काम करेगा। जिन्हें भी इलाज के लिए इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत होगी वो इस ऐप से 5 लाख रुपए तक का लोन पा सकेंगे, वो भी इंस्टेंट। इस वेंचर के जरिए जीरो पे ने दिल्ली की नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी मुकुट फिनवेस्ट के साथ डील की है। जीरो पे की वेबसाइट पर लिखा है कि इस सर्विस का फ़ायदा तभी मिलेगा जब मरीज ऐप के नेटवर्क में लिस्टेड हॉस्पिटल्स के साथ जुड़े हों या इलाज करा रहे हों। इसके अलावा यूजर अगर चाहें तो लोन का प्री क्लोजर भी करा सकते हैं, यानी समय से पहले भी पूरा पैसा देके लोन बंद करा सकते हैं। इसके लिए उनसे कोई भी एडिशनल चार्ज नहीं लिया जाएगा। हालांकि ये नहीं बताया गया है कि लोगों को यहाँ कितने % पर लोन मिलेगा, अभी ये टेस्टिंग फेज में ही है। अशनीर ने नए वेंचर के लिए ये इंडस्ट्री क्यों चुनी, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ज़रा हम अशनीर ग्रोवर, उनके कारोबारी सफ़र में पीक पर पहुँचने से लेकर नीचे फर्श पर आने तक के सफ़र पर ज़रा एक नज़र दौड़ा लेते हैं। अशनीर ग्रोवर एक भारतीय कारोबारी और कई सफल स्टार्टअप्स के को फाउंडर हैं। अशनीर 1982 में दिल्ली में पैदा हुए थे। उन्होंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक और आईआईएम अहमदाबाद से एमबीए किया है। उन्होंने कोटक इन्वेस्टमेंट बैंक से लेकर एमएक्स इंडिया, ग्रोफर्स, पीसीजी के साथ साथ अलग अलग बड़े बड़े पोजीशंस पर काम किया है। फिर 2018 में शाश्वत नकरानी और भाविक कुलाडिया के साथ मिलकर फिनटेक कंपनी भारत पे को शुरू किया। कंपनी मर्चेंट्स को पेमेंट्स के लिए क्यूआर कोड, पीओएस मशीन, अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज देती है। भारत पे ने 4 साल में ही डिजिटल पेमेंट की दुनिया में अच्छी खासी पकड़ बना ली। 2021 में भारत पे एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई, यानी उसका वैल्यूएशन $1 अरब को पार कर गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी ग्रोवर का नाम एक विवाद में आया और यहीं से अशनीर की जिंदगी में भूचालों की शुरुआत हुई। समय था जनवरी 2022। ग्रोवर पर कोटक महिंद्रा के एक बैंकर के साथ गाली गलौज का आरोप लगा, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया। एक आरोप क्या सामने आया, ग्रोवर के खिलाफ आरोपों का मानो पिटारा खुल गया। कंपनी के जहरीले वर्क कल्चर, ग्रोवर के कामकाज के तरीकों पर भी सवाल उठे। दूसरे जो अन्य को फाउंडर्स थे और इन्वेस्टर्स के साथ भी उनकी अनबन की खबरें सामने आई। जनवरी में ही अशनीर मार्च तक छुट्टी पर चले गए। विवाद के लपेटे में अशनीर की पत्नी माधुरी जैन भी आईं। उस वक्त माधुरी भारत पे में ही हेड ऑफ कंट्रोल्स पद पर कार्यरत थीं। पहली कार्रवाई के तौर पर उन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया। इस बीच भारत पे ने ऑडिटर्स बुलाकर ग्रोवर के कार्यकाल वाली अवधि में कंपनी के कामकाज की जांच करवाई। ऑडिटर्स की रिपोर्ट में माधुरी जैन पर भी सवाल उठे। वित्तीय अनियमितताओं के नाम पर माधुरी जैन से इस्तीफा ले लिया गया। कुछ दिनों बाद अशनीर ने भी इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से अशनीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और भारत पे के बीच में आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया। फिर भारत पे ने अशनीर ग्रोवर के खिलाफ दिसंबर 2022 में केस दर्ज कराया। एक केस दिल्ली हाई कोर्ट में था और दूसरा इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के पास। इन सभी केसेस में पैसों की हेराफेरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, फर्जीवाड़ा और गबन के आरोप लगाए गए थे। कंपनी ने ग्रोवर्स पर नकली बिल बनाने, संदिग्ध वेंडर्स के साथ कारोबार करने और हायरिंग के नाम पर कंपनी से ज्यादा पैसा ऐंठने के भी आरोप लगाए। फिनटेक कंपनी ने इन आरोपों के नाम पर ग्रोवर परिवार से 88 करोड़ रुपयों का हर्जाना मांगा था। वहीं ईओडब्ल्यू यानी इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के पास भी कंपनी ने यानी भारत पे ने कुल 17 मामलों में ग्रोवर परिवार के खिलाफ शिकायत की थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने भारत पे की शिकायत पर जांच शुरू करने से इनकार कर दिया, लेकिन ईओडब्ल्यू ने भारत पे को उम्मीद दी और जून 2023 में अशनीर ग्रोवर, माधुरी जैन और परिवार के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर किया और जांच शुरू कर दी। अभी तक इस मामले में लगातार एक के बाद अपडेट आते रहे हैं, लेकिन कोई फाइनल फैसला नहीं आया है। मामला अभी तक कोर्ट में ही है।
बहरहाल सुनवाइयां जारी हैं, मगर अशनीर रुके नहीं। भारत पे से अलग होने के बाद अशनीर ग्रोवर ने अपनी पत्नी माधुरी जैन और चंडीगढ़ के एक एंटरप्रेन्योर असीम घावड़ी के साथ मिलकर जुलाई 2022 में थर्ड यूनिकॉर्न की शुरुआत की। ये एक टेक स्टार्टअप है। 2022 में अपने 40वें जन्मदिन के मौके पर ग्रोवर ने सोशल मीडिया पर कहा था कि वो एक और यूनिकॉर्न खड़ा करने के इरादे के साथ बिजनेस के दुनिया में दोबारा कदम रखने को तैयार है। उन्होंने लिखा, एक और सेक्टर में तबाही लाने का समय आ गया है, अब थर्ड यूनिकॉर्न का समय है। उन्होंने कहा था कि सिर्फ 50 मेंबर्स के साथ ये कंपनी शुरू होगी। वादा किया कि जो एम्प्लॉय कंपनी में 5 साल पूरे करेगा उसे मर्सिडीज दी जाएगी। अमूमन 5 साल पूरे करने पर किसी भी एम्प्लॉयज़ को ग्रेचुटी की ही गारंटी होती है। इस पर तंज करते हुए अशनीर ने लिखा था कि ग्रेचुटी तो बेइज्जती लिए होती है। आपको बता दें कि इससे पहले अशनीर ग्रोफर्स और भारत पे जैसे 2 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के साथ जुड़े रहे हैं। ये भी बता दूं कि जिस कंपनी का वैल्यूएशन $1 अरब से ज़्यादा हो जाता है उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। थर्ड यूनिकॉर्न के अंदर अशनीर 2 स्टार्टअप ला चुके हैं, पहला क्रिकपे और दूसरा है जीरो पे। तीसरे यूनिकॉर्न को तो पता नहीं, पर अशनीर को पे से ज़रूर बहुत प्यार है। खैर, अशनीर के वेंचर जीरो पे पर अब पूरी इंडस्ट्री की निगाहें होंगी, क्योंकि इससे पहले वाले वेंचर क्रिकपे जिसे उन्होंने जनवरी 2023 में शुरू किया था, उसकी हालत कुछ खास नहीं चल रही है। उसके साथ क्या हुआ बताते हैं। क्रिकपे एक फैंटेसी गेमिंग प्लेटफॉर्म है। क्रिकपे जिस फील्ड में उतरी थी उसमें ड्रीम 11, मोबाइल प्रीमियर लीग और गेम्स 24x7 की माई 11 सर्किल पहले से ही अपना नाम बना चुके थे। सबकी नज़रें अशनीर के इस नए स्टार्टअप पर थी कि अब वो इससे क्या करिश्मा करेंगे, पर नतीजे वैसे नहीं आए जैसी उम्मीद अशनीर को थी। फलने फूलने से पहले ही उनका ये स्टार्टअप भारी भरकम टैक्स के जंजाल में फंस गया। हुआ ये कि जुलाई 2023 में जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई। उसमें ऑनलाइन गेमिंग पर जीएसटी को लेकर कुछ बदलाव किए गए। कहा गया कि गैम्बलिंग की तरह ही ऑनलाइन गेमिंग पर भी 28% जीएसटी वसूली जाएगी। इससे पहले ऑनलाइन गेमिंग को गेम ऑफ स्किल मानकर उससे 18% जीएसटी ली जाती थी, मगर इस मीटिंग में फैसला किया गया कि अब से गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस को एक जैसा माना जाएगा और इस क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों से एक बराबर जीएसटी ली जाएगी। जब यह फैसला आया तो अशनीर ने खुले तौर पर इस नियम की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर सरकार सोच रही है कि कोई 100 रुपए में पहले 28 रुपए का टैक्स देगा, फिर 72 रुपए की एंट्री लेकर गेम खेलेगा, फिर प्लेटफॉर्म फीस देने के बाद मान लेते हैं 54 रुपए जीत गया तो उस पर 30% का TDS देगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। उन्होंने ट्वीट में लिखा, फैंटेसी गेमिंग इंडस्ट्री का हिस्सा बनकर अच्छा लगा, जो अब तबाह हो चुकी है। समझ लें कि इस तबाही में $10 अरब डूब है। अब समय आ गया है कि स्टार्टअप फाउंडर्स राजनीति में उतरें और स्टार्टअप्स की आवाज़ को सरकार के सामने रखें। उन्होंने लिखा, RIP रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। इस भूचाल के करीबन 9 महीने बाद अब अशनीर थर्ड यूनिकॉर्न के अंदर ही जीरो पे शुरू करने जा रहे हैं। अशनीर का जीरो पे एक फिनटेक वेंचर है जो मेडिकल फील्ड में लेंडिंग यानी कर्ज की सेवाएं देगा। एक तो लेंडिंग फील्ड, ऊपर से हेल्थ केयर में, दोनों ही एक बेहद बेजोड़ कॉम्बिनेशन है। क्यों, बताते हैं। दरअसल अलग अलग रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस समय दोनों ही इंडस्ट्री में ग्रोथ की अपार संभावनाएं हैं। इंक 42 के मुताबिक इंडियन कंज्यूमर लेंडिंग स्पेस में 2030 तक $720 अरब की कमाई हो सकती है। वहीं BCG और कैपिटल बी की एक जॉइंट रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक डिजिटल हेल्थ केयर के अंदर हेल्थ केयर फाइनेंसिंग का कारोबार $5 अरब तक पहुंच सकता है। दूसरी तरफ डिजिटल लेंडिंग को सरकार से भी लगातार प्रोत्साहन मिल रहा है, क्योंकि वो चाहती है कि समाज के हर तबके के पास फाइनेंस तक, रुपयों पैसों तक पहुंच हो। अब इस इंडस्ट्री के बारे में आपको थोड़ा और डिटेल में बताते हैं, जो सुनकर आपको भी पता चल जाएगा कि अशनीर ने इस इंडस्ट्री को क्यों चुना होगा। सिंगापुर के वेंचर कैपिटल फर्म बी कैपिटल और बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी BCG ने अक्टूबर 2023 में साथ में एक रिपोर्ट निकाली थी। उसमें कहा गया था कि इंडिया में डिजिटल हेल्थ केयर मार्केट 2030 तक आते आते $37 अरब का हो सकता है। 2022 में इस स्पेस में मौजूद बिजनेसेस ने करीबन $2.7 अरब का रेवेन्यू कमाया था, जो देश के पूरे हेल्थ केयर मार्केट का 1 से 2% ही है। रिपोर्ट कहती है कि इस दशक के आखिर तक यानी 2030 तक ये हिस्सेदारी बढ़कर 7 से 8% हो सकती है। इससे इतना तो साफ है कि डिजिटल हेल्थ केयर स्पेस में कंपनियों के पास कमाई के बहुत मौके होंगे। डिजिटल हेल्थ केयर सेगमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है, यानी इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे और स्पेस आते हैं। रिसर्च, स्टडी वगैरह की सहूलियत के लिए इसे मुख्यतः 6 सब सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। इसमें ई-फार्मेसी, ई-डायग्नोस्टिक, टेलीकंसल्टेशंस, सर्जरी एग्रीगेशन, हेल्थ केयर फाइनेंसिंग और फिटनेस एंड स्पेशलिटी केयर आते हैं।
अशनीर का स्टार्टअप हेल्थ केयर फाइनेंसिंग पर फोकस्ड है। हालांकि ढेरों अवसरों के बावजूद भी अशनीर के जीरो पे का सफर आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि मेडिकल बिल्स या फिर बाकी अन्य मेडिकल प्रोसीजर्स के लिए लोन देने वाले पहले से ही बहुत सारे ऐप्स मार्केट में मौजूद हैं। कई ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो मरीजों को हेल्थ केयर से जुड़ी ज़रूरतों के लिए डेटा ड्रिवन मेडिकल लोन देने का बिजनेस शुरू कर चुके हैं और इसमें अच्छा खासा काम कर रहे हैं। इसमें हॉस्पिटलाइजेशन से लेकर होम केयर, क्रॉनिक केयर मैनेजमेंट जैसी चीज़ों का खर्चा दिया जाता है। जीरो पे भी अब इस इंडस्ट्री में उतरी है। यहाँ उसका मुकाबला सेव इन, क्यूब हेल्थ, आरोग्य फाइनेंस, नियोडॉक्स, 5 केनको और माई केयर हेल्थ से जैसी कंपनियों के साथ होगा। वाद विवादों को किनारे रखकर अगर अशनीर के कारोबारी दिमाग की बात की जाए तो उन्होंने अपने आप को साबित किया है। इसलिए इस बार अगर सब कुछ सही रहा तो अशनीर का ये स्टार्टअप उनके लिए अच्छा कमबैक बन सकता है। वैसे तो जीरो पे प्रॉपरली कब से, यानी पूरी तरह से कब से शुरू होगा, इसकी कोई तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन इस वेंचर के जल्द लॉन्च होने की उम्मीद की जा रही है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। बाकी देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए द ललन टॉक। शुक्रिया।